हम्म। आप कैसे शांत हो जाते हैं? प्रशांत महासागर की तरह शांत हो जाते हैं, पैसिफिक ओशन। कितनी शांति आ जाती है। पैसिफिक ओशन क्या है? हर प्रकार की अलग अलग तापमान की, अलग अलग तीव्रता की नदियों को अपने भीतर समा लेता है और उनकी भिन्नता को भी स्वीकार करता है और भिन्नता का सम्मान करता है और विचलित नहीं होगा। और ना ही सागर ये कहता है तुम बस आपस में मिलकर एक से बन जाओ, नहीं, वो कहता है जैसे बह रहे हो बहते रहो, अलग अलग तापमान के बहना है, अलग तापमान का बहते रहो, पर मैंने तो तुम्हें संभाल लिया। तो आप इस प्रकार से शांत हो जाते हो। हर प्रकार की भावनाओं की नदियां आपके हृदय में बहती रहती हैं। ना आपके हृदय को कोई प्रभाव पड़ रहा होता है और ना ही उन इमोशंस के प्रति जो सम्मान है किसी का, उसमें कोई कमी आती है। आप इमोशन से प्रभावित भी नहीं हो, पर किसी के इमोशंस का सम्मान भी कर पा रहे हो, प्रतिक्रियात्मक नहीं रहे, इरिटेटिंग नहीं रहे, कि ठीक है, धैर्य के साथ सबका इमोशन वाली नदी को भी आपने हृदय में धारण कर लिया कि ठीक है। तो ये परिवर्तन आने लगता है तो प्रकाश की ही खानी कहता है। अब अपना चिंतन करके देख सकते हैं आप कौन से वाले स्टेज में बैठे हैं, और जिस स्टेज में ही बैठे हैं, और पीछे मुड़ के देखना कि पहले इस वाले स्टेज में नहीं थे, इससे नीचे वाले स्टेज में थे, और पीछे मुड़ के देखोगे तो उससे नीचे वाले स्टेज में नजर आओगे, थोड़ा और दूर तक देखोगे तो और नीचे वाले में नजर आओगे। तो ये भी एक अच्छी चीज महसूस होगी कि अरे, स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ के तो आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा, लेकिन परिवर्तन तो आ रहा है। आपको प्रत्यक्ष में आपको एकदम से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है वो वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर उग्रता खत्म हो गई है। वो जो तीखापन था अंदर चलने का, जो आपको इरिटेट कर देता था, कभी एंजाइटी में ले आता था, कभी डिप्रेशन में ले आता था, कभी सैडनेस में ले आता था, वो नहीं रहा। चल अब भी हो रहा है, और उसका प्रभाव नहीं आ रहा है वैसा। तो ये प्रोग्रेस की कहानी चल रही है अंदर, धीरे 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 धीरे। इसके लिए एक बड़ा सुंदर सा हिंदी में शब्द है, शनय शनय। शनय शनय परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं उधर की तरफ। आप में से बहुत से लोग फ्लाइट का आनंद ले चुके होंगे, हवाई की यात्रा आप में से बहुत से लोगों ने की होगी। तो आपने देखा होगा जब रनवे पे विमान होता है, बड़ी जोर से दौड़ता है तो लगता है बहुत तेज भाग रहा है। जब वो टेक ऑफ लेता है तब भी लगता है कि ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। लेकिन जब वो एक, अगर नेशनल नेशनल फ्लाइट है, लगभग 32-31,000 फीट की हाइट पर आता है वो, और अगर इंटरनेशनल है ऑलमोस्ट 40-50,000 की हाइट पर इंटरनेशनल फ्लाइट होती है लगभग, तो आपको लगता है यार विमान तो चल ही नहीं रहा, स्थिर है, चल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप उसके कंसोल को देखें या कोई भी ऐसा पैरामीटर आपके पास हो जिससे गति नापी जा सके विमान की, तो वो दिखा रहा है उसका जो इंस्ट्रूमेंट, यानी ये तो इस स्पीड पे उड़ रहा है, 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ तो रहा है, पर गति नहीं पता लग रही है उड़ने की, उसके पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है बस खड़ा हुआ है हवा में, बादलों में खड़ा हुआ है, चल तो रहा ही नहीं विमान। लेकिन दूरी तय कर रहा है लगातार। टाइम जो सुनिश्चित है 2.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, वो घंटों के हिसाब से कम हो रहा है, और वो पहुंच भी आता है अपने गंतव्य पे, लेकिन उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता कि वो उड़ भी रहा है या नहीं। क्योंकि ट्रेन की तरह खंबे नहीं आ रहे जो बता रहे हैं कि चल रही है ट्रेन, दृश्य गोल गोल करके घूम नहीं रहा है,
ट्रेन में देखो तो गोल घूमती नजर आती है दुनिया, ऐसे करके घूम रही होती है साइड में, लेकिन वहां ये दृश्य नहीं है। ऐसे ही आपकी जब प्रोग्रेस हो रही होती है तो आपका असेसमेंट नहीं हो पाता कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन हो रही है। ये सारे लक्षण, ये सारी बातें प्रोग्रेस की ही तो हैं। अब हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम किससे पूछें हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हो रही। ठीक है, हम सेंटर में जाते हैं, हमारे पास तो सेंटर है। सेंटर में गए, हमने माना ये बहुत अच्छा सहजी है, अच्छा पूछा, उनने कहा अच्छा प्रोग्रेस, अरे तुम्हारा तो चक्कर पकड़ा हुआ है भाई, तो नाभि में पकड़ आ रही है। अच्छा पूछा, उससे एक मुसीबत लेके गले आ गए। तो संस्था में जितने फंसे हुए लोग हैं, संस्था तक जो सीमित है, मैं फंसे हुए नहीं बोलूंगा, इस तरीके से कि जो खाली संस्था तक है, जो आंतरिक रूप से अपनी तैयारी नहीं करते, आंतरिक रूप से अपनी यात्रा में गतिमान नहीं है, वो बहुत बुरी तरह फंसे ही रहते हैं हमेशा। क्योंकि उनके पास कोई जानने का पैरामीटर नहीं है, कोई पैरामीटर उनके पास जानने का नहीं है। एक पैरामीटर है श्रीमाता के लेक्चर्स, तो वो भी 98% तो समझ में ही नहीं आते हैं, 2% मुश्किल से समझ में आते हैं। और वो भी 2% में क्या चीज समझ में आ रही है, ये करना है कि वो करना है, बस इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रीमाता के लेक्चर्स 2% से ज्यादा नहीं समझ में आते, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ मैं आपको, ओपनली इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, 2% ऑनली। और जो 2% वाला पोर्शन समझ में आता है वो डूज एंड डोंट्स का होता है, आंतरिक स्तर का तो नहीं समझ में आता। आंतरिक स्तर का कैसे समझोगे बताओ, नहीं समझ में आती, क्योंकि वो समझ में तब आएगा जब उस स्टेटस में आप बैठे होंगे, उस स्टेज में होंगे। जैसे आप में से बहुत से कहेंगे श्रीमाता की लेक्चर तो पहले से बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, अब आने लगे। क्यों आने लगे? वो स्तर पे आप बैठ गए हो, आपको किसी और ने नहीं बैठाया, आपको खुद, आपने खुद को बैठाया है। आपने अपनी अंतर जगत की यात्रा की है, अपने अंतर की चीजों को समझा है। उस समझने में जो आपके अंदर ज्ञान केंद्र खुले हैं, वो ज्ञान केंद्र ओपन होने के कारण श्रीमाता की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी हैं अब। अब ज्यादातर संस्थाओं में अंतर की यात्रा का कोई प्रावधान है ही नहीं। बताओ, सामूहिक रूप से अंतर जगत की यात्रा कौन कराता है, बताओ आप जरा, कहीं भी आपके नॉलेज में हो तो बताना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जब ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो आप अंदर में उस स्थान पर बैठोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? और ऐसी स्थिति ना होने पर क्या होगा, श्रीमाता जी के लेक्चर्स की बातें आपके ऊपर हथौड़े का काम करती हैं, धड़ाम से हथौड़ा पड़ता है और हम बिल्कुल जमीन में धंस जाते हैं। तुरंत कहते हैं माँ ने तो ये कहा था, हम तो कहाँ हैं। बस अपने को और लेट डाउन कर लिया हमने माँ के लेक्चर्स का याद करते ही, कि हम तो गड्ढे में पड़े हैं बिल्कुल। तो ये मुसीबत लगातार चल रही है और आफत में हो गए हैं सब लोग, सारे शहरी बिल्कुल भयभीत है अपनी प्रोग्रेस को लेकर, आशंकित है अपनी प्रोग्रेस को लेकर बहुत बुरी तरीके से, प्रोग्रेस होगी कैसे हमारी। और माँ की बातें तो बिजली की तरह कड़कती हुई, गरजती हुई महसूस होती हैं और हमें और डरा देती हैं। हाँ ने तो यूं कहा था, हम तो ये कर रहे हैं, और मुसीबत आ गई अब तो। अब क्या होगा? अब ये तो अपने आप को मान लिया कि हम वैसा कर रहे हैं, हम वैसी स्थिति में हैं, पर इससे निकलेंगे कैसे, कहां से निकले, कौन बताएगा इस बात को? और ये बात बताने वाले भी आप ही हो, कोई और आपको नहीं बताने वाला ये बात। कैसे? जब आप अपने भीतर उतरोगे, तब आप ही आपको बताओगे कि नहीं ये चीज ऐसे है, क्योंकि अंदर के बाद ये बात समझ में आ जाती है इंटरेस्टिंग। माँ की बातें सुन के तो लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है, लगभग सभी की बहुत बुरी तरह पकड़ती है।
उसके बाद फिर डिप्रेशन का दौर आता है। उसके बाद फिर तो ऐसी पिटीएबल सी सिचुएशन में पड़े होते हैं, हाय श्री माता जी आप ही संभालो, हमें तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। और कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में आते हैं, और कुछ लोग इसको ढकने के लिए अहंकार का चोला पहन लेते हैं। अहंकार का चोला, इसको हड़का उसको हड़का, उसको प्रोटोकॉल बता इसको प्रोटोकॉल बता, वो सारी हीन भावना को छुपाने का नौटंकी चल रही है अंदर। क्योंकि माँ के लेक्चर गरज रहे हैं टैंक की तरह अंदर, और डर के हमारे हमारी घिग्गी बंदी भी है, पर हम उसे ढकना चाहते हैं। और ढकने का हमने क्या किया, प्रोटोकॉल को पकड़ के बैठ जाओ और सबको हड़काते रहो। और प्रॉब्लम क्या रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि अंदर में नहीं उतरे, तो बड़ी नाजुक सी स्थिति बन गई थी। जो YouTube पर इस बात को सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे ही स्थिति में हैं, डरे सहमे घबराए हुए परेशान। ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोगों को कि इतना अच्छा रास्ता समझकर चले थे, आगे तो सड़क बंद हो गई। इतनी दूर चल के यहां तक आ गए कि वापस जा नहीं सकते, और आगे रास्ता मिल नहीं रहा। बहुत पिटीएबल सिचुएशन है, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की। और आप सबके लिए मेरा यही कहना है, YouTube पे देखने वालों के लिए, आज से अभी से इसी क्षण से जैसे ये बात समझ में आ रही है, पूरा वीडियो देखने के बाद अपने अंदर उतरो, अपने अंदर झांको, बिना किसी डर के, बिना किसी पकड़ धकड़ के डर के। अंदर देवी देवता बैठे हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि सहायता करने के लिए बैठे हैं, प्रेम देने के लिए बैठे हैं। उन तक पहुंचो तो सही अंदर उतर के। बाहर ही सब कुछ कर करके अपने आप को थका मारा सालों तक, अब डरा रहे हो। पहले थकाया, अब डरा रहे हो, क्योंकि टाइम निकाल दिया, अंदर उतरने का सारा टाइम निकाल दिया बाहर की क्रियाओं प्रक्रियाओं, बड़े बड़े आयोजनों में, और इसमें फला फला चीजों में। अब दहशत हो रही है, तो इसको खत्म हो जाएगी, गारंटेड खत्म हो जाएगी। केवल और केवल अपने मध्य हृदय को फोकस करो, अपने अंदर उतरो, महसूस करो अपने मध्य हृदय को, सेंट्रल हार्ट में महसूस करो कि परमेश्वरी यहां विराजमान है। ऊर्जा के रूप में महसूस करो, हर हाल में महसूस करो। देखो ये समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। जैसे ही आपको महसूस होने लगेगा कि हृदय में कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, और एकाग्रता के साथ हृदय में जुड़ते जाओ, उतरते जाओ, इसे सागर समझ के उतरते जाओ। डिसाइड कर लो 5-7 मिनट तक मुझे कुछ और काम नहीं करना है, केवल और केवल हृदय की अनुभूति करनी है। हृदय में हलचलों को, जो भी हो रहा है, उसको बहुत सूक्ष्मता के साथ, तन्मयता के साथ अनुभव करना है, फिर आगे का रास्ता भी मिलेगा। तो स्टार्टिंग का ऐसे किया जा सकता है। और मत चिंता करो कि 10-10 20-20 साल हो गए हैं, सारा समय खराब हुआ है, नहीं। अब इस बात को भूलना होगा। सोचो आज ही सहज में आए हो, और आज से ही हमें नई यात्रा का प्रारंभ करना है, तो इस समस्या का हल हो जाएगा। आशंकाओं की बिजलियां जो कड़कती हैं ना अंदर, सब बंद हो जाएंगे। और माँ के लेक्चर भी डराना बंद कर देंगे। बस अनुभूति प्रदान करने वाली जो शक्तियां हैं हमारे ही भीतर में है, वो जो अनुभूतियां दे रही हैं, बस उन्हें ग्रहण करना शुरू कर दें हम धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा पक्का। क्योंकि हम सबका अच्छा ऐसे ही हुआ था, और कोई तरीका नहीं था। तो ये बात सामने आई है आज, आपके संपर्क में बहुत से ऐसे लोग होंगे
ऐसे आप उन्हें बता सकते हैं कि चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। जैसे बहुत कठिन चढ़ाई पर पहाड़ों में जब चढ़ते हैं, गाइड होता है हमारे साथ में, चल रहे हैं चल रहे हैं। मैंने कहा भाई मंजिल कब आएगी? साहब बस उस मोड़ के बाद आ जाएगी। हम मान मान रहे हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं, वहां तक पहुंचते 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 हैं, अरे यार वो आया नहीं, बस साहब बस थोड़ा सा और चल लो, बस आने वाला है। और गाइड प्रेम से बताते बताते हमें वहां पहुंचा ही देता है। वरना अगर वो कहते नहीं अभी तो 6 किलोमीटर है, तो हमारा हौसला वहीं टूट जाएगा, फुस होके बैठ जाएंगे वहीं। तो धीरे धीरे यूं कहते कहते कि भाई वो मोड़ बस वहां तक और यहां तक, कहते 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 कहते। तो ऐसे ही जो बेचारा पीड़ित हो सहजी आपके संपर्क में आ जाए, प्यार से उतारो उसे अंदर भीतर में। और यही नहीं, मैं कह रहा हूं सहजी की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई नया आदमी भी आपके संपर्क में पीड़ित आ जाए, उसको भी वही रास्ता बताओ, रास्ता सबका एक ही है, कोई अंतर नहीं है। किसको मानता हो किसको नहीं मानता हो इस झंझट में मत पड़ो। ध्यान एक तकनीकी घटनाक्रम है, इसका मान्यताओं का और बिलीफ का कोई खास लेना देना नहीं है। हाँ, बिलीफ जो होता है आपकी एकाग्रता में चार चांद लगा देता है, पर चूंकि ध्यान एक तकनीकी घटनाक्रम है, और तकनीकी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तकनीक ही है। तकनीक इस प्रकार की कि वो नहीं कि अपना क्लियरिंग प्रोसेस, महसूस करने की तकनीक तो एक ही है। हृदय में उतरना, हृदय को महसूस करना, इसकी हलचलों को पकड़ना। और ज्यादा कुछ समझ में किसी को नहीं भी आ रहा हो तो इतना कह सकते हो, देखो दिल धड़क रहा है ना, इसकी धड़कन पे ही फोकस कर लो, सबसे आसान, तब भी वहीं पहुंचेगा वो। क्योंकि रास्ता तो एक ही है। आप कोई सी भी रस्सी, छत से कई रस्सियां टंगी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंग की, अलग अलग क्वालिटी की, पकड़ कोई सी भी रस्सी लो, पहुंचाएगी तो वो छत पे ही। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। कौन किसको मानता है, किसको पूजता है, किसको समझता है, किसके प्रति श्रद्धा रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, छत सबकी एक ही है। जब बनाने वाले ने हमें भेदभाव कोई नहीं किया, तो हम किस आधार पे भेदभाव करने चले हैं कौन किसको मानता है? सब यूजलेस है, एब्सर्ड है, बेकार की बातें हैं एकदम ये। अब हमारे सहजी तो इसी पे ही लगे पड़े हैं, नहीं 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 वो कुगुरु को मानता है। अरे मानने दो भाई कुगुरु को। आपकी मान्यता अगर स्ट्रांग है तो कुगुरु वाले मानने वाला भी अपने आप ही समझ जाएगा ना। आप क्यों भेदभाव कर रहे हो, कौन कुगुरु को मानता है, कौन इसको मानता है, कौन उसको मानता है? छोड़ो, अगर आपके संपर्क में कोई आया आप इस चक्कर में पड़ो ही मत। अब जिसके प्रकाश में ज्यादा तीव्रता होगी तो आकर्षित तो उधर ही होगा ना कोई भी। आप ये देखने में लगे हुए हो कौन किस गुरु को मान रहा है, इसकी जगह आप ये देखने में लगो कि मेरा प्रकाश कितना तीव्र है, उसका असर होगा कि नहीं होगा, बस उससे ही काम बन जाएगा। हमारे सहजी लग जाते हैं तो कुगुरु वाला है, कुगुरु वाला है। तो भाई अगर आपके संपर्क में आया है तो किसी ने तो भेजा है ना आपके संपर्क में उसे, अपने आप से तो नहीं आया ना। सोचो थोड़ी देर के लिए ये। कौन है भेजने वाला? इस जगत का पालनहार ही है जो आपके पास भेज रहा है, क्योंकि उसे जगत के पालनहार को ये पता है कि भाई इसके पास प्रकाश है, इस अंधकार में विचरण करने वाले को प्रकाश की आवश्यकता है। और दीपक जो है लगा भेदभाव करने, प्रज्वलित दीपक ये भेदभाव करने में लग रहा है कि मैं इसको प्रकाश दूंगा उसको प्रकाश नहीं दूंगा। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है ये। भैया जो प्रकाश के नजदीक आया, प्रकाश सबको मिलना है, इक्वली फुटिंग पे मिलना है। अब पुलिस वाले भी प्रकाश के संपर्क में आ रहे हैं, चोर भी आ रहे हैं, दीपक को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चोर है ये पुलिस वाला है, वो तो दोनों को ही प्रकाश दे रहा है।
तो छोड़ो ये यूजलेस बातें, ये कुगुरु है और ये तांत्रिक है और फलाना ढिमाका, क्या करोगे? भेजने वाला कौन है, बस ये याद रखो आपके पास में। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर आपके अंदर भेदभाव नहीं है। श्री माता जी ने एक बात बताई थी ना जीसस की, कि भाई एक बार जीसस से प्रबुद्ध लोगों ने, बड़े नगर के अच्छे स्तर के लोगों ने कहा, प्रभु आप किन लोगों के बीच में बैठते हो, तो बड़े नीच निम्न किस्म के काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं को ही तो मेरी जरूरत है असली। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा आया है तो भेजा किसने है, बस ये ध्यान रखने की बात है। ये चिंतन में आना चाहिए कि भेजने वाला कौन है आपके संपर्क में। तो उसी एंगल से फिर उनको देखना है, ये भूल जाना है कि कौन किसको मानता था, कौन किसको मान रहा है। मानना मानना सब तब मिट जाता है जब जानना प्रारंभ हो जाता है। जब तक लोग जानते नहीं तब तक मानते रहते हैं, और जब जान जाते हैं तो मानना मानना सब छूट छाट के इधर गिरा होता है। मानने की कहानी खत्म हो जाती है फिर तो। आपके पास यदि जानने की क्षमता है, और जानने की क्षमता को सबके सामने या उन लोगों के सामने एहसास कराने की क्षमता है, तो कितने ही मानने वाले हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर चाबी लगा दें, गेट को चाबी लगा। अच्छे से बंद करवा देना बहन, कोई घुस ना जाए घर में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको किसी से भेदभाव नहीं करना है। अब सीता जी को पता नहीं था क्या ये साधु के वेश में रावण है, पर उन्होंने तो एहसास भी नहीं कराया कि तू रावण साधु के वेश में आया, चल चल देती हूँ तेरे साथ में। माँ आदि शक्ति को पता नहीं है कि ये रावण आया, बताओ कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तो खेल का हिस्सा थी कि चल तू अगर साधु है तो मैं तेरे साधुत्व का सम्मान करती हूँ, बस सीधी बात हो गई। अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई आया है जो किसी भी को भी मानता है, तो आपके पास जो है आप उसे वो दे दो, अगर वो लेने वाला है तो। इस बात की चिंता मत करो कौन किसको फॉलो करता है। सच्चाई तो यह है कोई किसी को फॉलो नहीं करता। अगर जो सच्चा इंसान होता है तो अपनी आत्मा को फॉलो करता है। अगर वो सच्चा नहीं होता तो अपने वो लालच को फॉलो करता है। टेंशन मत लो। और डर सच्चा को भी। इंसान, सच्चा इंसान कुगुरु के पास तो मिलेगा नहीं, चाहे भले ही वो आत्म साक्षात्कारी ना हो। और जो कुगुरु के पास है कहीं ना कहीं वो लालची तो है ही, कि किसी लालच में तो फंसा ही है। अब वो फंस गया है बेचारा, और आपके पास श्री माता जी ने भेज दिया, तो आपका क्या कार्य है कि माँ ने भेजा है। जो लालच का प्रभाव है वो नष्ट कराना है उसके। तो आप तो उसे वो दो जो आपके पास है, खत्म। बिना सोचे, बिना ये माने कि किसको मानता है भाई तू। क्योंकि जानने के बाद मानने का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये सारे चोचले मानने के तब तक के हैं जब तक जानना नहीं हो रहा है। मुझे तो कई बार बड़ी हंसी आती है लोगों की स्थिति को देख के, पर करुणा भी आती है। अरे भगवान के बनाए मंदिर को छोड़कर पहले तो पूरी शक्ति लगाकर ईंट गारे का पत्थर का मंदिर बनाएंगे, जब वो बन जाएगा फिर उसके अधिकार के लिए लड़ेंगे। फिर किस तरह से वो लड़ लड़ा के अपना अपना प्रभुत्व जमा भी लिया, फिर वो घृणा फैलाएंगे।
कि ये हमारा धर्म सही है, वो वाला धर्म खराब है। कैसी मूर्खतापूर्ण समाज में घटनाक्रम चल रहा है। और जो भगवान ने अपने हाथ से मंदिर बनाया उसकी तरफ उठा के भी नहीं देखा, नजर उठा के भी। तो ऐसे मूर्खों को कहाँ मिलने वाले भगवान? जब भीतर नहीं मिल रहे तो बाहर कहां से मिलेंगे? अगर भीतर मिल गए तो बाहर भी नजर आएंगे, ये बात पक्की है। तो पूरी जिंदगी लोग धक्के खाते क्यों रहते हैं? भीतर में देखा नहीं और बाहर मिलना नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई 10-20 जन्मों तक। फिर वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, तेरा धर्म खराब और मेरा धर्म बढ़िया, और ये फना फना ठिकाना, फालतू की चीजें एकदम। अब चलो वहां को तो छोड़ दो, बेचारे तो परेशान है। हमारे सहजियों में भी आता है, तू संस्था वाला और तू बिना संस्था का। नहीं, अब यहां भी झगड़ा शुरू हो गया। भाई सहजी है, अब श्रीमाता के रास्ते पे चल रहा है। श्रीमाता ने बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा भाई सबके भगवान अंदर रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या झगड़ा हो गया कि कोई संस्था वाला सहजी है और कोई संस्था नहीं जाता सहजी। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? क्या अंतर है बताओ? अब झगड़ा इसलिए हो रहा है, संस्था वालों को झगड़ा क्यों होता है? संस्था में जो जा रहा है और जो संस्था चला रहा है उसका अहंकार पीड़ित हो रहा है, उसके अहंकार को चोट पहुंच रही है कि यहां क्यों नहीं आता, मेरी क्यों नहीं सुनता ये सहजी मेरी क्यों नहीं सुनता, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता, उसकी ये समस्या है। और जो संस्थाधारी के अधिकार, जो संस्था का चलाने वाला है उसके अनुसार चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक अहंकार आ गया कि हम तो सहज संस्था में ध्यान करते हैं। जब श्रीमाता ने कार्य शुरू किया था क्या संस्था नाम की कोई चीज थी? बल्कि उन्होंने तो कंडेम ही किया अपने लेक्चर्स में कि भैया हमारी कोई संस्था नहीं है। तो फिर किसको मान रहे हैं? माँ को मान रहे हैं? तो माँ की कौन सी वाली बातों को मान रहे हैं? ठीक है, श्रीमाता ने कहा भाई इकट्ठा करने के लिए एक जगह बैठ जाओ, एक स्थान बना लो, वहां पे आप एक साथ बैठकर ध्यान में आनंद लो। भाई खाली उन्होंने ये तो नहीं कहा था कर्मकांड करते रहो, बस कर्मकांड तक सीमित रहो। उन्होंने कहा था ध्यान में जाना है बेटा, ध्यान में उतरो। तो क्या सामूहिक रूप से ध्यान में उतरे हम? क्या वास्तव में हम अपने अंदर उतरे? इसलिए समस्या खड़ी हो रही है, यहां से भेदभाव शुरू हो रहा है और यहां से ही सारा कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है ध्यान का। अब एक फैक्ट और भी है बहुत बड़ा। 3 नाड़ियां होती हैं। 3 नाड़ियां 3 प्रकार के स्वभाव उत्पन्न करती हैं। हम में से सभी लोग किसी ना किसी नाड़ी के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं या आज भी हैं। तो 3 प्रकार की भिन्नता तो हमेशा रहेगी, इसको तो बदला नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी नहीं बदल सकते आप इस भिन्नता को, जब तक कि सुषुम्ना को छोड़कर अन्य 2 नाड़ियों का प्रभाव समाप्त नहीं होता तब तक समता और समानता उत्पन्न नहीं होने की चेतना में। प्रारंभिक अवस्था की अब ये समानता आ भी गई, समता भी आ गई, फिर भी भिन्नता रहेगी। अब चेतना कौन से आयाम में विचरण करी है इसकी भिन्नता बनी रहेगी। तो ये सामंजस्यता या ये समझ होना कि भिन्नता स्वाभाविक है, एक रास्ता नहीं है, यही ज्ञान है। और जब ये ज्ञान आ जाता है तो फिर समता आ जाती है, फिर समानता आ जाती है, फिर सामंजस्य आता है, फिर सहयोग आता है, सहयोग सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर सौहार्द आता है, और फिर क्या आता है? संपर्क, और फिर क्या बनती है? सही मायने में
सामूहिकता। और जब पूरी सामूहिकता इस दिशा में चल रही होती है तो फिर क्या होता है? सामूहिक समर्पण। सामूहिक समर्पण का मतलब क्या हुआ? ये जो तथ्य हैं इनको हमने समझा और समर्पण कर दिया कि भिन्नता में ही एकता है। अपने जैसा बनाने का प्रयास नहीं है किसी को कि मैं ऐसा हूं तो मैं अपने जैसा दूसरे को बना डालूं। इसी के चक्कर में झगड़े चलते रहते हैं लगातार। सही गलत सही गलत सही गलत का लफड़ा बना रहता है। अब घर घर में प्रॉब्लम क्या है? जो बॉस है वो चाहता है सब मेरे हिसाब से चलें। यही तो झगड़ा है वहां भी। यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है किसी भी स्तर पे तो वो चाहेगा वो मेरे हिसाब से सब चले। घर घर में समस्या ये। क्योंकि ये स्वीकार नहीं हो रहा कि सबके भीतर की चेतना भिन्न है, भिन्न स्तर पे है। पर नहीं, हम तो अपनी चलाएंगे। माँ बाप संतानों के ऊपर अपनी चला रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो। संतान कह रही है मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, आप कह रहे नहीं इंजीनियर बनना है, नहीं डॉक्टर बनना है, नहीं बिजनेस करना है। क्योंकि माँ बाप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, संतान के अंदर का वातावरण अलग है। पर चलेगी तो बॉस की। शुरू में बिल्कुल अपना दिल कुचल कुचला के संतान ने कैसे तैसे अपना कर लिया। बाद में मनोरोगी हो गया वो। अब माँ बाप परेशान है, भैया इसको क्या हो गया? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है इसको, तो काउंसलिंग चल रही है उसकी। ये माँ बापों को समझ नहीं आ रहा तुम ही तो जिम्मेदार हो इसके। थोप थाप के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी संतान को। नहीं, मौका ही नहीं दिया समझने का संतान को कि भाई अपने हिसाब से देखो क्या हो सकता है। अब वो माँ बाप हो गए बूढ़े। अब संतान का सारा टाइम निकल गया उस चक्कर में। और जब अधेड़ अवस्था में उसे समझ में आ रहा है यार गलत रास्ता ले लिया मैंने तो, अब वो बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का। 20-25 साल पहले की रास्ते में वो जा नहीं सकता। जिस जगह वो खड़ा है वो उसे रास नहीं आता। अब उसकी जिंदगी एक प्रॉब्लम बन गई है और वो कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स फिर उसके अपने बच्चों में भी जा रहा है। तो ये पूरा पूरा सारा वातावरण, पूरा समाज ऐसी ही अवस्था का शिकार हो गया है। तो शिल्पा बहन ने कहा था हम जागृति का कार्य शुरू करें, यूथ की स्थिति खराब है। तो यूथ की स्थिति खराब के पीछे उसके माँ बाप हैं जिन्होंने दबा दबू के उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहा। उनकी तो उम्र हो गई, वो बूढ़े हो गए, अब बेचारा वो कहीं का नहीं रहा। अब उसको कौन समझाए? माँ बाप के प्रति विश्वास उसका खोज गया है, सही है नहीं कोई बताने वाला, तो भटक रहा है यूथ। और रहा सही कसर मीडिया ने गोबर परोस करके गोबरमयी बना दिया सबके दिमागों को। तो सबको गोबर के अलावा कुछ समझ में आता नहीं, गोबर के अलावा कुछ सूझता नहीं। तो पूरा सब गुड़ गोबर हो गया। अब गुड़ गोबर एक कहावत है, मुझे अभी अभी आया। गुड़ गोबर किसी ने क्यों कह दिया, किसी ज्ञानी ने। तो उसका मेरे को अभी अभी समझ में आया ये बात कि भाई गुड़ को अगर गोबर में मिला दो तो गुड़ अपनी सारी उपयोगिता खत्म कर देता है, वो गोबर ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुड़ और गोबर। यानी कि अच्छा खासा गुड़ था जिसे खाते स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसे गोबर में मिला दिया, अब गुड़ भी गोबर हो गया। तो ये समाज का हाल है। जो यूथ गुड़ जैसा था उसे शहंशाह आला ने गोबर में मिक्स कर दिया। अब वो यूथ गुड़ गोबर हो चुका है। अब इनका क्या हो सकता है? अब आप गोबर के अंदर किशमिश मिला दो, आप काजू मिला दो गोबर में, अखरोट मिला दो, बादाम मिला दो, बीज मिला दो, पर है तो वो गोबर ही। करोगे क्या उसका?
खिला तो नहीं सकते किसी को। हाँ, पर मैंने कुछ भक्तों को गोबर खाते भी देखा, वीडियो बना रखे थे उन्होंने गोबर खाने के, देखो ये बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, गोबर में नहा भी रहे थे। मैंने कहा वाकई भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। तो सोचो गोबर में किशमिश विशमिश ड्राई फ्रूट मिला दो, क्या होगा, वो गोबर ही बन जाएंगे ना सारी की सारी चीजें। तो यदि गोबर को समझ लोगे तो समाज को समझ लोगे। आज का समाज गोबर समाज है, कुछ भी कर लो वहीं का वहीं हो गया है हाल। लेकिन इस बात को समझने वाले भी हैं कुछ लोग, जो ये समझ रहे हैं कि समाज गोबर हो गया है। वही लोग काम के हैं जो ये समझते हैं परिवर्तन उनसे ही आने वाला है। तो जो गोबर में मिक्स हो चुके हैं शिल्पा बहन, उनको तो सोचना ही छोड़ दो। लेकिन जो ये बात समझ रहे हैं कि सब गुर गोबर है, वो हमारे काम के हैं, उनको जागृति की तरफ लेके आओ। बाकी उनका तो कुछ हो नहीं सकता भाई। उनके तो उपले ही बनाए जा सकते हैं, और उपले का काम क्या, उपले बनने के बाद उनका इस्तेमाल क्या होता है आप बताइए। बस जल जाएंगे, और उनसे फिर जलने के बाद लोग सबक लेंगे, तो थोड़ा सा बस उनका पीछे पिछड़ गोबर के जाएगी उपलों हमारी का एक ही समाज उपयोगिता रह जाती है, व्यवस्था। अग्नि के हवाले किया जाएगा, उससे कुछ पकाया जाएगा, बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब कोई कहे यार मेरे गोबर में तो काजू मिले हुए हैं, तो भैया तू खा ले उसे, जलाने की जगह तेरी मर्जी, हम कोई मना कर रहे हैं। तो चीनी मिला गोबर में, तो देसी घी मिला ले गोबर में, खा, कोई और तो नहीं खाएगा भाई। अब कोई कहेगा भाई गोबर बहुत बढ़िया चीज है, हाँ भाई उससे मच्छर भाग जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं, तो इसका मतलब बस केवल इतना ही उपयोग रह जाता है। तो सोचिए समाज का हाल और समाज का जो चित्रण आज हुआ है, तो आपको रियलाइज हुआ कि समाज की आज स्थिति क्या है। तो जो जो गुण गोबर का हिस्सा बन चुका, उसे तो आप जागृत नहीं कर सकते, उनका तो छोड़ना ही श्रेष्ठ है। जो इस बात को समझ रहे हैं, बस वही परिवर्तन आ सकता है, उनकी तरफ फोकस कीजिए। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म तो जो अभी भी गुड़ गुड़ हैं उनके लिए है, जो गुड़ गोबर में मिक्स हो चुका है उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। बेकार में टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या इस प्लेटफॉर्म की जो अग्नि दहकेगी उसमें फिर आप जल जाओगे। यहां तो फिर बहुत कुछ होना है। तो इसलिए बहुत से सहजी, आई एम सॉरी उनके लिए जो गोबर मिक्स हो चुके हैं गोबर में, उनके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। तो आज कहावत समझ में आ गई, गुड़ गोबर। अब कोई कैसे समझे भाई ये गुड़ गोबर में मिक्स हो चुका। जैसे ही वो मुंह खोलेगा, 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा, मुंह खोलते ही बस समझ जाना। आपके लिए आसान हो जाएगा छांटना। और मुंह कई जगह खुलते हैं, फेसबुक पे खुलते हैं, तो मैं टीवी की बात कर रहा था, टीवी देखने का समय ही नहीं मिलता। वो बात अलग है कि कुछ चल रहा था चिंतन, बहुत लंबा चिंतन चला, कुछ लिखा, उसके बाद थोड़े चेंज के लिए आप टीवी पे कुछ देख लो ऐसे ही, नॉट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट हल्की फुल्की चीज, तो बात अलग है। ना टीवी तो बेचारा बोर हो जाता है मेरे कमरे में तो।
कहता मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, मैं कब से लगा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ भाई ध्यान तो रखता हूँ मैं तेरा, कभी कभी देख कितनी अच्छी अच्छी चीजें चलाता हूँ। बोले ना, उस घर में तो सुबह शाम तक मैं देखा जाता हूँ, और तुम तो मुझे महीनों महीने तक मेरी तरफ नहीं देखते। आप सबकी आत्मकथा लिख सकते हो। मैं कहा भाई देख, तू है, तेरा पूरा केयर है, तेरी डस्टिंग पूरी होती है, तेरी सफाई का ध्यान रखा जाता है पूरा। भाई तेरा ध्यान तो रखा ही जाता है, तू अनवांटेड तो नहीं है ना। देख कभी कभी देख सीमादेई के लेक्चर भी चलाता हूँ तेरे पे मैं। हाँ, फिर भी कहता है बहुत अच्छा लगता है मुझको, जब माँ के लेक्चर चलते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और कई बार जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं उनकी वीडियो भी देखता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल पे चलाओ फिर लिंक कर लो, स्मार्ट व्यू से आप लिंक कर सकते हो। एंड्रॉयड एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड फोन है, लिंक हो जाता है। तो कहता है टीवी, कहता है हाँ हाँ, मुझे भी पता लग पाता है उनकी बातें सुन के कि भाई दुनिया देश में क्या चल रहा है। मैंने कहा देख ध्यान रखता हूँ ना तेरा भी, अब कूड़ा कचरा तेरे पे नहीं चलाता, तेरी इज्जत खराब नहीं होती ऐसी चीजों को देख के। कहता हाँ हाँ, ये जो गोदी मीडिया जब चलता है मेरी इज्जत का फलूदा हो जाता है, मुझे लगता है मैं क्यों बन गया बेकार में, मेरा तो दुरुपयोग कर रहे हैं ये। मैं कहा देख तेरे को पूरी इज्जत बख्शी है, कायदे की चीजें तेरे पे चलाता हूँ मैं। हाँ, खुश हो गया कि हाँ मेरा पूरा सम्मान करते हो, बेकार चीजें नहीं चलाता। मानव से संबंधित जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देख तेरे को अवेयर करता हूं ना उनके बारे में। हाँ, मैंने कहा ये गोबर वाली बातें तो नहीं सुनना चाहूंगा मैं, तेरी बेइज्जती थोड़ी करनी है मुझे। किसी ने इतनी मेहनत करके इन्वेंशन किया, क्या गोबर बांटने के लिए किया था? इसलिए थोड़ा सा फिर खुश हो जाता है टीवी, हाँ बिल्कुल सही है। फिर अकड़ में आता है, खुश होके गर्व करता है। फिर मेरे को अपनी बात बताता है कि जो पड़ोस में टीवी है ना, मैं उससे कह रहा था कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी देख कितनी इज्जत है। अगर देख फायदा हो गया ना तेरे को। तो टीवी की बात ठीक लगी ना? बहुत सही। अब बेचारा हमारा जिसने टीवी भी एक साल से खुश है। है, हमारा टीवी भी एक साल से खुश है। खुश है कटवा ना। दिया केबल, हाँ आराम से वही चीजें जो कह रहे हैं वही करके चलता है, वो खुश है। हम्म। पता चला, आज मुझे पता चला। मैंने कहा भी देख तेरे को तेरी तेरी जो वैल्यू है इसी बात से पता लगती है कि तू चल नहीं रहा है, फिर भी तू मेरे कमरे में लगा हुआ है, तो तेरी वैल्यू है तभी तू इस कमरे में है। देख कितना मेडिटेशन का तेरे को मजा नहीं आता क्या, कितनी एनर्जी मिलती है। कह रहा हाँ बड़ी एनर्जी मिलती है। तो तो समझना होगा हमें इन सब चीजों को बारीकी से कि भाई आखिर हम कोई चीज कर क्यों रहे हैं, और क्या देखना चाहते हैं टीवी, व्हाट वी वांट टू वॉच। पॉइंट की बात है, समझना होगा। अगर हम प्रकृति से, मानवता से संबंधित, मानव से संबंधित कुछ देखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम दुष्टताओं को देख रहे हैं, जैसे एकता कपूर के सीरियल दुष्टताओं को बढ़ावा देने वाले, तो इसका मतलब आपकी चेतना कौन सी स्तर पे है। अगर आपको वो सीरियल देख के मजा आ रहा है एकता कपूर के, तो आप सोच खुद ही काउंट कर लो कि आपकी चेतना कहाँ पर विराजी हुई है, कि दुष्टताओं का आनंद ले रहे हो आप, जो दिखाई जा रही है दुष्टताएं। जैसे पहले जमाने में कहा जाता था भाई किसी का स्टैंडर्ड देखना हो तो उसके बाथरूम से देख लो। आज बड़ा आसान हो गया भाई, बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं, आप ये देख लो ये देखता क्या है टीवी पे, बस स्टैंडर्ड सामने आ जाएगा। नहीं,
अब जैसे भंडारा लगाते हैं ना, भंडारा देखा आपने? कई कई जो भंडारा लगाते हैं सड़क पे, आपने देखा होगा चारों तरफ हाँ। कितनी भीड़ होती है। वो लोग गाड़ी रोक कर, स्कूटर रोक कर, रिक्शा रोक कर, साइकिल रोक कर भंडारा, वो कचौड़ी पचौड़ी बांटते हैं, कोई मीठा पानी खड़े हो जाते हैं पीने के लिए, बांटने के लिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं आप समझ लो, जान गए होंगे क्या बोलने जा रहा हूं। अभी टीवी के जरिए ये गोबर चैनल गोबर बांट रहे हैं और लोग बड़े मजे से ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर क्या स्टैंडर्ड है ना? स्टैंडर्ड एक मिनट में पता लग गया इसकी चेतना का लेवल क्या है। गुड़ गोबर बन गया। मुझे गोबर चैनल ने गोबर बांटा तो गुड़ भी गोबर हो गया भाई। हमारे देश का गुड़ गोबर हो चुका बहुत सारा, कुछ बचा हुआ है अभी, उसी से उम्मीद है भाई, थोड़े से जो बचे हुए हैं। अब हमारे यहाँ बाहर का एक दुकानदार है, तो कई बार मैं सामान लेने जाता हूँ, देखो इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है उसके एक्सप्रेशन देख के। उसका छोटा सा टीवी ऊपर लगा हुआ है, गर्दन के ऊपर है थोड़ा, जैसे कि वो यूं देखता रहेगा। उससे पूछो क्या चाहिए, उसे कहो भाई ये दे दे, हाँ हाँ दे रहा हूँ, देखता रहेगा देखता रहेगा, और डायलॉग भी मारेगा। जो गोबर बट रहा है उसको रिसीव कर रहा है, उसके डायलॉग शुरू हो जाते हैं। अब देखो क्या दुर्दशा है उसकी। और बस ऐसे करेगा, अब ये हो गया और ये कर दिया, मतलब बोल, वो सुन रहा है, जो गोबर बट रहा है उसके गोबर को रिसीव कर कर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो देख के मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने कहा भाई यही तो करना था इन गोबर चैनल्स ने, और कर दिया। बहुत अच्छे से माइंड कैप्चर हुआ है लोगों का। जो लोग नहीं देखते वो तो बिल्कुल नहीं देखते, पर जो देखते हैं वो छोड़ते ही नहीं इस चैनल को। हाँ, पर एक रहस्य की बात बता दूं, जो इस प्रकार के साथ जुड़े हुए हैं ऐसी चीजों से, वो वही लोग हैं जिनके अंदर पहले से ही गोबर के अंश विद्यमान थे। आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट इन चैनल ने गोबर भर दिया है। हाँ, इन चैनल्स ने इनके अंदर पड़े हुए गोबर को एक्टिव कर दिया। एक्टिवेट। और ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे, अच्छा तुम ऐसी बातें कर रहे हो, फिर अपने आप ही डिस्टेंस आ जाता है, आपका मैचिंग ही खत्म हो गया। फिर आप दया आने लगता है लगती है, दया ऐसे आती है, अरे यार क्या होगा इनका। मतलब बहुत नजदीक में भी ऐसे लोग हैं, मतलब आप समझ लो हाँ, बहुत नजदीक रिलेशनशिप में लगेगा कि अरे अरे जिससे बहुत हम नजदीक में, छूटते ही नहीं। हमारा पूरा खानदान ऐसा ही है ज्यादातर। अब सोचो और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। मैं भी फंसी पड़ी हूँ। पूरा खानदान ऐसे ही है भाई, दो चार लोग मुश्किल से बचे हुए होंगे। जैसे वैक्सीन में मेरे पूरे खानदान में मैंने ही नहीं लगाया, सब ऐसे दया की दृष्टि से देखते थे उस वक्त, और लगा दया कि नहीं, मूर्खता वाली परिवार दृष्टि। से निकालने वाले भी, यहाँ हीन दृष्टि रह गया ये। सुन नहीं रही है बात, इतनी बड़ी चीज लिया नहीं, इसने लिया नहीं ये प्रसाद। तो बड़ा, अब पता चलता होगा लोगों को, तो पता नहीं, पता चल के भी ना समझ है, मुझे नहीं समझ में आता इन लोगों की कहानी। मेरे कई फ्रेंड मेरे पीछे पड़ गए, ये क्या कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं, फिर हाथ धो के पीछे पड़ गए। वो मैंने कहा हाँ, मैंने कर लिया, मैंने कहा देख सर्टिफिकेट, चुप, खत्म, काम खत्म हो गया। सही, क्योंकि मजबूरी हो गई, कहीं कहीं तो ऐसी जरी है भाई, ट्रैक पे भी नहीं जा सकते बिना सर्टिफिकेट के। हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जय हो फोटोशॉप की। अभी भैया कोविशील्ड वैक्सीन वाला आदमी कुछ दिन पहले हमारे पास आया था हाँ सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का प्रमोशन करने। तो मैंने बोला आपके कोविशील्ड ने तो बहुत लोगों को मार दिया। तो हाँ उन्होंने कहा नहीं मैडम आप कैसे बोल सकते हो, कोरोना के चलते लोग मर रहे हैं। तो मैंने हाँ। बोला ठीक है, आप आपके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए थे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से नहीं आए थे? तो उन्होंने बोला कि हाँ वो तो सारा वैक्सीन का वहीं से आता है और तो कहीं से आता ही नहीं है।
तो मैंने बोला हाँ, तो उसने पैसा कमा लिया और यहाँ इतने सारे लोग मर गए। आपने क्या क्या रिसर्च किया था? फिर फाइनली उसने खुद एडमिट किया कि मैम हमें बोला गया था, हमारा कोई रिसर्च नहीं है कोविड वैक्सीन का, हमने ऐसे ही लगा दिया। पूरा रॉ मटेरियल एक ही जगह पूरे वर्ल्ड में उसने पेटेंट करा लिया है। पेटेंट है। हाँ। वो कोई और रॉ मटेरियल देगा ही नहीं। और हर वैक्सीन के लिए ये। और उस दिन आपने देखा था ना, वो उसने हम्म। जो एमपी ने पार्लियामेंट में क्या बोला था, अमेरिका की, उसने कहा था हाँ। हमने ऑर्डर्स दिए हैं, रिमूव हो जाए, मार्केट से रिमूव कर दी जाए वैक्सीन कहीं भी है। अब ये ऑर्डर दिए गए हैं। अब सोचो, क्योंकि इसके बहुत बुरे असर हुए हैं। वो कह रहा है अभी 25% लोग ही बचे हैं बस जिन्होंने नहीं लगवाई है, बाकी 75 का तो कांड हो चुका मतलब बीच लोग में इतना। ऐसे है। बूस्टर तक लोगों ने लगा लिया, मतलब 2 पढ़ने के बाद भी पता भी चल रहा है फिर भी लोग बूस्टर लगा के बैठ गए। अरे मैं हद कर कितने दी। लोगों से कहा होगा, कितने लोगों से कहा नहीं 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 हम तो जा रहे हैं तीसरा भी लगवाने हैं, कहा भैया अब कुछ नहीं हो सकता जाओ, हम क्या कर सकते हैं। बोले कुछ नहीं होता, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा देखो ये जो खबरें आई है ना, ये भी वही लोग थे जिन्हें कुछ नहीं होने की बात करते थे, और अब ये कहने लायक नहीं बचे कि कुछ नहीं हुआ एक झटके में बैठ गए, खत्म, फिनिश, हार्ट अरेस्ट। सुमेधा बहन, मुझे टेक्निकली पता नहीं कि हार्ट अरेस्ट क्यों होता है, मेडिकली आई डू नॉट नो, पर जैसा मेरा अंदर का सिस्टम बताता है वो ये कहता है कि अरेस्ट एक ही कंडीशन में होता है, जब अंदर की जो जो प्रणाली है उसमें कोई सीवियर ब्लॉकेज हो जाएगी, तभी अरेस्ट होगा। जैसे कि ब्लॉकेज जी, ब्लॉकेज भी होता है भैया इस वैक्सीन से। और कभी कभी क्या होता है कि इतना सूजन हो जाता है हार्ट के मसल्स में कि वो मतलब दिल धड़कना ही बंद कर देता है। हाँ, अब इसको मैं ऐसे समझता हूँ हार्ट को, जैसे कि गाड़ी के अंदर इंजन होता है, इंजन में सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन चलते हैं। पिस्टन उसमें कब कचरा चलते भर हैं? गया जैसे। पिस्टन जब चलते हैं जब वो फ्यूल आता है उसके अंदर। फ्यूल में क्या है, एक स्पार्क होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, एक फ्यूल होना चाहिए, तीन चीजें आएंगी तो वो इंजन ब्लास्ट होगा, तब वो चलेगी पिस्टन। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन ब्लॉक कर दी जाए, या तो स्पार्क को रोक दिया जाए, या फ्यूल को रोक दिया जाए, या ऑक्सीजन का इनपुट बंद कर दिया जाए, तो सीज हो जाएगा इंजन। तो ये हार्ट भी शायद कुछ ऐसे ही सीज होता होगा। और देखो हार्ट के अंदर भी मेरे ख्याल से तीन ही नाड़ियां होती है ना बहन, तीन आर्टरीज होती हैं, पता चार। नहीं मुझे, तीन होती हैं चार चार होती हैं? आर्टरीज, दो, दो वेन्स। हैं? दो। नहीं नहीं, एक मेजर आर्टरी होता है, वेन दो तीन होती है। अब वो मेरे को कई लोग बताते हैं जी इनकी तो बंद है, तीनों तीनों की एंजियोप्लास्टी होनी है, ऐसा बताते हैं। मेरे कई जान पहचान वाले थे, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर ने कहा है जी आपकी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं, उनमें सब में स्टंट डालना पड़ेगा। ये ऐसे मुझे पता है, मुझे बाकी नहीं पता। हम्म। हाँ, ट्रिपल वेसल डिजीज कहते हैं है उसको। ना, ट्रिपल होते हैं ना। हम्म। तो अब इंजन को चलाने के लिए गाड़ी के इंजन को भी तीन चीज चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल और स्पार्क इलेक्ट्रिक। इनमें से कोई भी एक बंद कर दोगे तो इंजन सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा इंजन, सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो ये भी शायद हार्ट का भी कुछ ऐसे ही चक्कर होता होगा। अब ब्लॉकेज कहाँ से होती है? ये वैक्सीन क्लॉट बना रही है, हम्म। बस सीज कर दिया सिस्टम में, एक भी सीज उसको सप्लाई को रोक दोगे मामला खराब हो जाएगा हार्ट का। ऐसे करके माना जाता है। कहीं भी जाके और धक्का लग गया, हार्ट में आ गया, बंद हो गया। इस वैक्सीन से प्रोटीन्स भी कुछ ऐसे मतलब निकलते हैं जो सब जगह सूजन करा देते हैं। हाँ, तो उसने बोला ना लीथल प्रोटीन, उसने बोला है उसमें कि स्पाइक, लिथल स्पाइक प्रोटीन्स हैं इसके अंदर जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। सारा ही सिस्टम इन्होंने करप्ट कर दिया है ह्यूमन का, जिन्होंने लगाया पूरा सिस्टम बेकार कर दिया है। अब कई लोग बता रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों ने मेरे संपर्क में है, कह रहे हैं जी अब हमारे को अजीब सी स्थिति रहने लगी, हम थके थके से रहते हैं अब, जब से वैक्सीन लगाई है हम तो थके रहने लगे, ऐसा करके बोलते हैं।
मेरा एक वर्कर है, उसका बेटा 25 साल का, उसकी किडनी दोनों चली गई, दोनों की दोनों किडनी एक साथ गई उसकी। बहुत लोगों की किडनी गई है भैया। बड़ी खतरनाक चीज हुई है। एक मेरे मित्र एक्चुअली है। जो एक फर्स्ट वाला एक मोंटेयर करके जो नहीं थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था हाँ, इसमें कुछ उन्हें ऐसे है कि उन्हें वो फिल्टर ही नहीं करेगा आपका सिस्टम और वो किडनी पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उनका और मर्डर उन्होंने कहा करा था दिया ना, डॉक्टर मंटे, उनका तो मर्डर करा दिया ना मंटेयर का। हाँ, तो ये उन्होंने बोल दिया था कि किडनी डिजीजेस आएंगे, हार्ट डिजीजेस आएंगे वाइटल ऑर्गन्स पे, क्योंकि ये आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो उन्होंने फ्लश बोला आउट था नहीं करेगी बॉडी। यू विल बिकम द फैक्ट्री ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस। फैक्ट्री बन जाओगे आप, अलग अलग तरीके के वायरस आपसे रिलीज होने लगेंगे। म्यूटेशन हो जाएगा तगड़ा करके, उनका नए नए वायरस पैदा होंगे। उन्होंने बेचारों ने बोला था, उन्होंने मर्डर तो करा दिया इन्होंने मॉन्टेयर का। 2-3 लोग मर गए जो इन्होंने इसके खिलाफ बोला था, वो सबको मरवा दिया इन्होंने। व्हाइट ब्लड सेल्स भी बहुत प्रभावित होगा। हैं? डब्ल्यूबीसी का काफी नीचे गिरेगा ग्राफ, इसमें था एक कि वो अब गिरा तो देखना, फिर खत्म कहानी है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 1 मिनट से लेकर 10 साल तक का असर होना है इसमें। 10 इयर्स मैक्सिमम लिमिट है। 1 मिनट टू 10 इयर्स। अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है बॉडी का, उसके मुताबिक ये सारा घटनाक्रम होगा। अब जैसे गुटखा खाने वाले होते हैं ना, उनसे कहो भी मत खाओ, नहीं जी हम तो 25 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं। तो होता क्या है कि वो अगला साल नहीं पकड़ पाते, हो जाता है कैंसर उन्हें। एक छोड़ने लिमिट के है ना, बाद भी हो जाता है। हर चीज का एक लिमिट है ना, लिमिट की वो पार हुई तो उसने होना ही होना है अंदर प्रॉब्लम, निश्चित रूप से। तो ऐसे ही मानव की चेतना को कैंसर हो गया है। मानव की चेतना कैंसर ग्रस्त है, और वो नष्ट हो जाने वाली कंडीशन में आ चुकी है। आप कैंसर ग्रस्त चेतना को आप एनलाइटन नहीं कर सकते। ये स्थिति आ गई है। श्रीमाता जी ने, मुझे लगता है शायद इसी समय के लिए बोला होगा लास्ट जजमेंट। जब कैंसर ग्रस्त चेतना हो जाए, एक तरीके से एक प्रकार का कैंसर है ना, कि धीरे धीरे आपकी चेतना को जो खा रहा है। अब इसको आप इससे कोरिलेट करो, चेतना का कैंसर कैसा। ये जो अंधभक्ति है, इसे क्या मानोगे, कैंसर नहीं मानोगे? क्यों जसलीन? हाँ, वही है। और अंधभक्ति को ग्रसित जितने भी लोग हैं, धीरे 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 ये अंदर अंदर मर रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं चल रहा। दे आर डाइंग इनसाइड। और आप 1000 चीजें इनके सामने रख दो, मानेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां कैंसर हो जाता है, आप उसे कुछ भी खिला लो, लगता ही नहीं शरीर को। कितने ठीक करने की कोशिश करो, लगता ही नहीं शरीर को, धीरे धीरे कैंसर बढ़ता जाता है।